तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति सह राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज टीएमयू के सिंडिकेट सभागार में जिला प्रशासन के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने की। सिंडिकेट सभागार में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, सभी समिति के कन्वेनर, प्रोटोकॉल समिति के सभी सदस्यों के अलावा भागलपुर के सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण, नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, प्रशिक्षु डीएसपी सहतातारपुर थाना की एसएचओ रीता कुमारी, विश्वविद्यालय थाना के पुलिस पदाधिकारी, ट्रैफिक प्रभारी वीरेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न आयोजनों की सफलता को लेकर बनाई गई कमेटी के कार्यों की समीक्षा भी की गई। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने टीएमयू कैंपस को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन से ठोस कदम उठाने की बात कही। साथ ही प्रोजेक्टर पर न्यूज अंग बिहार की ओर से अतिक्रमण को लेकर पूर्व में दिखाए गए कवरेज को भी दिखाया। इसके बाद सभी अधिकारी इंडोर स्टेडियम का जायजा लेने निकले। निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने संबंधित थाना के पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर 14 नवंबर को भागलपुर पहुंचेंगे और 14 को ही टीएमयू कैंपस में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, जबकि 15 नवंबर को एकेडमिक सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कुलाधिपति के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करने का आदेश टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने दिया है। न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में बीसी ने कहा कि कुलाधिपति के कार्यक्रम को लेकर नगर निगम, जिला और पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। आज की बैठक बहुत अच्छी रही। जिला प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर थे और मैंने अपना सारा चीज प्रोग्राम उनको बता दिया है कि 14 तारीख को 3 जगह प्रोग्राम है ना, जिसमें सबसे पहले तो वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा, फिजियोथेरापी एंड योगा का पहला कार्यक्रम, वहाँ से फिर वहाँ में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और 5 बजे से वहाँ पर उद्घाटन ये मारवाड़ी जो कॉलेज है उसके महिला प्रभाग का उद्घाटन करेंगे। 3 बड़े कार्यक्रम हैं। एक और भी कार्यक्रम है उनका जो टाउन हॉल में है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस प्रोग्राम में जा सकते हैं और उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आपने तो देखा कि पूरा मैंने वीडियोग्राफी कराई थी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी को दिखाई। बड़ी दुखद बात है। थाना विश्वविद्यालय का नाम है विश्वविद्यालय थाना, और देखिए इसके बगल में, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, बगल में भैंस है, गाय है, गोबर है और सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि इसको परमानेंट आप कुछ कीजिए ना, कि लगे कि हाँ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। कितना खराब इम्प्रेशन पड़ता है। बाहर में सारी दुकानें हैं, ठेला है, गाड़ी है, टेम्पू है, बस तक लगा हुआ है। तो सबको मैंने कहा कि आप लोग जो भी टेम्प्रोरी है सबको एकदम क्लीन करा दीजिए। और उन लोगों का भी काफ़ी एसडीओ साहब ने कहा कि मैं इसको करा दूंगा और एसपी साहब भी बोले, और साथ साथ उन्होंने यह कहा कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको बाय नेम आप एफआईआर कीजिए। तो हम लोग एफआईआर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक। 14 तारीख को माननीय गवर्नर साहब का विजिट तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में होगा। उसके अनुसार हम लोग सुरक्षित बारे में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के अनुसार इसी चीज़ लेके हम लोग प्रिपरेशन किया गया है। धन्यवाद।
भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी से संचालित उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की एक शिक्षिका को निलंबित करने एवं एमईसी के महासचिव द्वारा निलंबन को निरस्त किए जाने के मामले में घमासान मचा है। स्कूल प्रबंधन समिति और एमईसी के सदस्य मामले को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसी बीच आज जीबी की मीटिंग हुई। दरअसल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवानुल्लाह को उनके पद से स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने हटा दिया है, जिसको लेकर आज मीटिंग रखी गई थी। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ अली ने बताया कि महासचिव फारूक अली एवं अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम की मनमानी से एजुकेशन कमेटी इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बनी है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट सैयद अफजल का कहना है कि असानंदपुर स्थित उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सचिव मोहम्मद इब्रार हुसैन की मैनेजमेंट कमेटी ने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल एमईसी के गाइडलाइन के अनुसार है, लेकिन महासचिव फारूक अली मनमानी कर रहे हैं। बता दें कि इसके पूर्व मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम को उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान उल्लाह को उनके पद से हटाने का अविश्वास प्रस्ताव सौंपा भी जा चुका है। सुनिए पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट सैयद अफजल और संयुक्त सचिव आरिफ अली। इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की जीबी में लिए गए फैसले को लेकर और उस फैसले को हमारे महासचिव मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के द्वारा निरस्त करने को लेकर आज यहाँ मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की बैठक हमारे प्रेसिडेंट और महासचिव ने बुलाया था। क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या कारण था उनको? उसमें मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के द्वारा जो उर्दू गर्ल्स स्कूल की जीबी ने फैसला लिया था, एक शमा बानो करके एक शिक्षिका है, उनको निलंबित किया गया था क्योंकि उन्होंने बीएलओ उनको बनाया गया था, वो बीएलओ ज्वाइन नहीं कर रही थी। लगातार उनको स्पष्टीकरण भी वहाँ की कमेटी ने दिया, स्पष्टीकरण का भी जवाब वो सही तरीके से नहीं दी और इस मामले को लेकर के पहले ही वहाँ की जीबी ने महासचिव महोदय और प्रेसिडेंट साहब को खबर सूचित किया भी था। ये सारे मामले को लेकर के वहाँ की जीबी ने एक फैसला लिया और उसको निलंबित किया। साथ ही उस जीबी के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवानुल्लाह साहब को भी अक्सरियत से हटाया गया। वहाँ की जीबी का फैसला हुआ कि नहीं, हमको ये अध्यक्ष मान्य नहीं, क्योंकि लगातार जब भी बैठक होती है वो देर से आते हैं, 2 घंटा 3 घंटा लेकर, और उनके इंतज़ार सारे मेम्बरान करते रहते हैं। ये दोनों मामले को लेकर के हमारे महासचिव महोदय डॉक्टर फारूक अली ने उस जीबी के फैसले को निरस्त कर दिया, जबकि उनको ये अधिकार नहीं है। अब आगे क्या स्टेप लिया? देखिए, लगातार गैर आईनी तरीके से हमारे महासचिव फैसला लेते जा रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट फैसला लेते जा रहे हैं। हम लोग मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के 7 सदस्यीय समिति है, उसमें 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और एक आपके नायब सदर भी हैं, हमारे ट्रेजरर हैं। हम लोगों को किसी भी बैठक में नहीं बुलाते हैं महासचिव। लगातार हम लोग को दरकिनार करते चले जा रहे हैं और गैर आईनी और संवैधानिक तरीके से लगातार फैसला लेते जा रहे हैं। इस सारे मामले को लेकर आज जो बैठक बुलाई उसमें बात नहीं बनी और उसमें भरी सभा में हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर इंजीनियर इस्लाम साहब ने उर्दू गर्ल्स स्कूल के सेक्रेटरी इब्रार हुसैन को धमकी भरे लहजे में कहा कि हम आप पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं पूछता हूं कि आप कौन सी कार्रवाई करिएगा? आप तो अक्सरियत खो चुके हैं, आपके फेवर में एक भी मेंबर नहीं है। हमारे अध्यक्ष और हमारे महासचिव जो है वो हालात के जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष बने हुए हैं, तो जो अक्सरियत खो चुके हैं वो इस तरह का फैसला कैसे लेंगे? अगर उनको फैसला लेना ही था तो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के 7 सदस्यीय जो है उनकी बैठक बुलानी चाहिए, और अगर वहां किसी तरह का फैसला नहीं होता तो हाउस बुला लें। हाउस सर्वोपरि होता है, हाउस फैसला लेगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हम लोग तो अभी बात रख रहे हैं, लगातार वो हाउस बुलाने से भाग रहे हैं, वो हाउस बुलाना नहीं चाहते हैं। हाउस की मीटिंग नहीं बुलाने का क्या कारण? ये तो हमारे महासचिव और अध्यक्ष महोदय मतलब बता सकते हैं। तो खुल के कोई भी इजहार नहीं, खुल करके क्या? हम लोग तो जान रहे हैं कि वहाँ अक्सरियत उनको नहीं है। अगर अक्सरियत होता तो वो हाउस बुला लें, हाउस के पटल पर रखा जाएगा। तथ्य क्या है? वो सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, पेपर के माध्यम से वो गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं और एक शिक्षिका को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि विभागीय चिट्ठी के आदेश का पालन भी नहीं की।
तो वो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि सारे प्रकरण को लेकर के वो जनरल बॉडी की बैठक बुला लें, फैसला उसमें होगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। परिचय बता दें आप। मैं मोहम्मद आरिफ अली, संयुक्त सचिव मुस्लिम एजुकेशन कमेटी। ये बैठक उर्दू स्कूल हाई गर्ल्स स्कूल के कुछ मसले को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी। किस तरह के मसले? वो वहाँ के एक टीचर हैं, उनको BLO से कुछ लेटर आया था जिस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया, उनको बुलाया जा रहा था, बार बार वो नहीं जा रही थी, इस वजह कर उन पर एक्शन लेकर के उनको उसी सिलसिले पर गर्ल्स स्कूल के अध्यक्ष को वहाँ से हटा दिया गया, जीबी से। हाँ, वहाँ के अध्यक्ष को भी हटा दिया गया क्योंकि उनका रिजवानुल्लाह साहब को, क्योंकि उनका रवैया ढुलमुल था, वो एक पक्ष की तरफ फेवर कर रहे थे, इसलिए उन पर भी एक्शन लिया गया। आज क्या हुआ? आज इसी मसले को लेकर मीटिंग बुलाया गया था कि इस मसले को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ हमारे प्रेसिडेंट, हमारे GS साहब ने एक तरफा फैसला लेने का मन बना लिया था। वो हम लोग की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसलिए वो निष्कर्षण नहीं निकल पाया। और हम लोगों ने कहा कि अब जो भी फैसला होगा वो GB में लाइए, GB में फैसला होगा। हाउस की मीटिंग बुलाने में कतरा क्यों रहे अध्यक्ष? क्या कारण है? उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, वो जान रहे हैं कि आएंगे तो बहुत सारी मेरी गलतियां उसमें पकड़ी जाएगी, इस डर से वो हौस बुलाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर हौस नहीं बुलाएंगे तो बात और आगे बढ़ेगी और इससे MAC की बदनामी होगी और समाज की बदनामी होगी। परिचय बता दें। मैं सैयद अफजल अहमद, वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर। भागलपुर में छठ महापर्व के समापन के बाद अब प्रदेश से बाहर काम की तलाश में जाने वाले बिहारी कामगारों का सफर शुरू हो गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए हजारों की संख्या में यात्री स्टेशन पर जुट रहे हैं। वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे पुलिस बल और मालदा डिवीजन के अधिकारियों की देखरेख में यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से जनरल डिब्बों में चढ़ाया जा रहा है। पूजा शुरुआत किया था और यहाँ का जनता और यहाँ के लोग छठ पूजा का उत्सव बहुत दिल से मनाते हैं। और बाहर से जो मुंबई, दिल्ली, सूरत ऐसे जो यात्री आते हैं और यात्रियों के आगमन के लिए, और यहाँ से जब छठ पूजा दिवाली मना करके यात्री जब वापस लौटते हैं, ट्रेन से लौटते हैं, तो उनकी भीड़ को उनको जगह में ट्रेन में बैठाने के लिए उनकी यात्रा सुगम हो, उन्हें सहजतापूर्वक टिकट मिल जाए, लाइन में कतार में उनको ट्रेन में जगह मिल जाए, इसके लिए रेलवे के अधिकारी, रेलवे के TT, रेलवे के RTA सभी लोग मुस्तैद हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पर है, CCTV कैमरा की व्यवस्था है और कहीं अशांति बना रहे, कहीं भगदड़ न हो और लोग तरीके से आए, उनका सामान भी ट्रेन में सहूलियत से बैठाया जाए, इसको देखते हुए रेलवे ने स्पेशल व्यवस्था किया गया है। और हर साल की भांति इस साल भी व्यवस्था की जा रही है और हर जगह व्यवस्था ठीक है। यहाँ आपको सर्कुलेटिंग एरिया में प्लेटफॉर्म पर अगर ज़्यादा यात्री आ गए तो उनके लिए बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और उनका हर सुख सुविधाएं हमारे डॉक्टर स्पेशल बहाल किए गए हैं ताकि उनके किसी तरह से असुविधा ना हो। और ये हमारे देश की जो छठ का पर्व है, ये बिहार का मुख्य पर्व है और ये प्रकृति का पर्व है। हम लोग जो है पूरे उत्साह के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ही छठ को मनाते हैं और यही हमारी भारत की संस्कृति है। तो आए थे कहाँ? गाँव? किस लिए? तो फिर जा रहे आनंद में? अच्छा, तो कैसा व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? ठीक, थैंक यू। आनंद विहार क्यों, कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? क्यों आए थे? तो अभी जा रहे हैं, तो कैसा व्यवस्था कैसा है? अभी तो चलाने में बहुत अच्छा है। और पहले जो दिक्कत होती थी भीड़ भाड़ उस टाइप, पहले बहुत दिक्कत होता, अभी ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ? चल, कहाँ से आए थे आप? हम आए थे। क्यों आए थे यहाँ? क्यों आए थे? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका?
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार आज विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम सह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों और विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता, उनके अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी गई। रैली में बड़ी संख्या में न्यायाधीश, डीएलएसए के सचिव सहित व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज के सभी वर्ग हैं जिनको अपने विधिक अधिकार की जानकारी है और उनको कहीं उसको विधिक अधिकार को प्राप्त करने में, इन्फोर्स करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो उसे डीएलएसए के माध्यम से उसका इन्फोर्समेंट यानी उसका कार्रवाई करा सकते हैं। और इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक जागरूकता और दूसरा है उसका सेवा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब तक जागरूकता नहीं होगी तो व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो फिर उसके विधिक के सेवा के लाभ को ले नहीं सकेगा। और अगर जागरूक है और उसको प्राप्त करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो डीएलएसए उसमें मददगार साबित होगा। इसके लिए जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है और इसको अंतिम छोर तक यानी समाज के अंतिम वर्ग तक पहुँचाने की जिम्मेवारी आप सभी लोगों की है। धन्यवाद। आज विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। डीएलएसए जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर, जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना तथा नालसा नई दिल्ली से गाइडेड होता है और कहा जाता है कि इसकी स्थापना ही हुई है विधिक सेवा प्रदान करने के लिए। इसलिए आइए आज हम विधिक सेवा दिवस मनाते हैं, लोगों को अपने विधिक अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं और उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो अपने अधिकारों को जानते हुए विधिक सहायता पाने के लिए डीएलएसए जरूर आए। धन्यवाद। आज विधिक जागरूकता दिवस है। इस दिवस पे इस आयोजन में हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति विधिक रूप से जागरूक बने और इस विधिक जागरूकता को इन्फोर्स कराने के लिए विधिक हमारे यहाँ जो लोक अदालत है ये इसको इन्फोर्स कराने के लिए है तत्पर। यहाँ पर सदैव अगर किसी के लीगल अधिकार का उल्लंघन होता है तो यहाँ उसको इन्फोर्स कराने के लिए उस विवाद को कैसे निपटारा कराया जाए, ये सुविधा यहाँ प्रदान कराई। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली जिला के पातेपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर नरसंडा पंचायत के वार्ड 17 के आसमा गांव से 40 वर्षीय अधेड़ का शव बरामद हुआ। मृतक अधेड़ की पहचान पातेपुर थाना क्षेत्र के बाजितपुर कैजू निवासी चुल्हाई राय के 40 वर्षीय पुत्र परविंद राय उर्फ मीन के रूप में की गई है। बता दें कि मृतक के परिजनों ने कुछ दिन पहले ही पातेपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक के परिजनों ने पूर्व के विवाद को लेकर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। वहीं पातेपुर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। मृतक के साला मिथुन कुमार ने बताया कि 5 नवंबर की शाम वे सब्जी लेने निकले थे लेकिन लौट कर नहीं आए। और 5 तारीख की शाम में सब्जी लेने के लिए घर से निकले। निकलने के बाद जो है कि उसी समय 4 बजे जो है कि मोबाइल ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद जो है कि अनन फनन में जो है कि 7 बजे हमको फ़ोन आया हाजीपुर में 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास में, तो कि वहाँ मीन गया है क्या। तो हम लोग कहे कि नहीं, यहाँ नहीं आया है। तो वहाँ के बाद जो है कि जैसी फ़ोन लगाए तो फ़ोन स्विच ऑफ। समाज लोग सभी आदमी कहे कि पूरा हर एक जगह खोजे। तो फिर वहाँ से अनन फनन में आए। अनन फनन में चारों पट्टी पूरी रात खोज रहे हैं, कहीं से कोई पता ही 4 दिन में नहीं चला। उसी दिन रात के जो है कि थाना पे हम लोग गए, सभी आदमी जाके वहाँ पातेपुर थाना को आवेदन दिए। बाई नेम जो है कि जीजा 2 महीना पहले बोले थे कि हमको जान के खतरा है ज़मीन के वजह से, क्योंकि यहाँ भी नलियाली तरखा था, बकार में रहते थे तो नलियाली तरखा पे, और वहाँ जो है कि ददियाली तरखा पे हिमातपुर में रहते थे। तो वहाँ जो है कि गणेश राय है, पंचायत समिति है, उसी पे बोले थे कि आवेदन देने के लिए। और यहाँ ममहर में मेरा भाई है बैनाथ राय, उस पर बोले थे। तो हम लोग कहे कि क्या थाना पुलिस कीजिएगा, अथी कीजिएगा। देखिए कि इसी बीच में 4 तारीख के जो है कि गणेश राय के घर पे रहे, पूरा दिन रहे हैं, रात में रहे हैं, क्या बात हुआ नहीं बात हुआ। और बाद है कि वहाँ से आने के बाद जो है यहाँ घर पे रहे और घर से निकले और शाम में सब्जी लाने गए और ये घटना हुआ। अभी जो है कि हम लोग के बरामद हो रहा है यहाँ चौर में। आप लोग कैसे सूचना हुई कि यहाँ पे सब पड़ा हुआ? यहाँ जैसे सूचना हुआ चौकीदार के माध्यम से, मोबाइल जो है कि यहीं था, तो ऑन जैसी चौकीदार किए तो जैसी मेरा भाई के फ़ोन आया तो चौकीदार बोले कि यहाँ फलाने जगह है। और बाद कुछ गांव के लोग कहे कि चौर में लाश है, तो वहाँ से जो है कि भाग के यहाँ आए। आपका नाम? मेरा नाम मिथुन हुआ। मृतक आपके कौन हुआ? मेरा बनोई हुआ।